आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 24 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न इससे आते हैं, चाहे हम आईएएस की बात कर लें, पीसीएस की बात कर लें, यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें। किसी भी एग्जाम में अगर पॉलिटी आती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को बाद में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कठिन टॉपिक होता है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको और कवर करने का प्रयास करेंगे सारी चीजों को, सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, 1599 में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? प्रथम अंग्रेज कौन था जो स्थल मार्ग से भारत आया था? कौन था? जॉन मिल्टन हॉक। कौन था? जॉन मिल्टन हॉक। सारे लोग तो समुद्र के मार्ग से आए थे, लेकिन यह प्रथम था जो स्थल मार्ग से भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1600 के राजलेख से। 1600 का राजलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1600 के राजलेख में होता क्या है? होता यह है, 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट द्वारा 217 लोगों से बनी एक कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दे देती है। कितने प्रश्न पूछा जा सकता है? महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार के लिए कितने वर्षों की अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष के लिए ये अनुमति प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। फिर उस समय भारत में किसका शासन था? जब महारानी एलिजाबेथ ने अब परमिशन दिया, अनुमति दी, तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। अकबर का काल क्या है? 1556 से 1605। उसके बाद में क्या होता है? 1603 में वहां के किंग बनते हैं जेम्स प्रथम। उन्होंने जो महारानी एलिजाबेथ टेलर थी, इनके द्वारा जो 15 साल के लिए व्यापार की अनुमति दी गई थी, उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो जेम्स प्रथम ने क्या किया? 15 वर्ष के काल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आप चाहे तो कुछ चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा इसमें, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो विलियम हॉकिंस था किस जहाज से आया था? प्रश्न पूछा गया है। आप लोग घटना चक्र या जो भी आपके पास माध्यम हो उससे जाके देख सकते हैं। पूछा गया है कि विलियम हॉकिंस जो आया था वो किस जहाज से आया था? तो वो 1608 में आया था। किस जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से आया था। ठीक है, हेक्टर जहाज से आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। ठीक है, जो अकबर के नाम का अधिकार पत्र लेके ये आता है। कहाँ उतरता है? सूरत के तट पे उतरता है। कहाँ पे उतरता है? सूरत। एक चीज आप इसको ऐड कर लीजिएगा, क्या? सूरत। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और कुछ चीजों को, जिन चीजों को मैं ऐड कर रहा हूं उनको आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अकबर के नाम का अधिकार पत्र लेके आता है। जब अधिकार पत्र लेके आता है और सूरत में उतरता है, फिर वो अकबर से मिलने के लिए जाता है। लेकिन चूंकि जब अधिकार पत्र दिया गया था उस समय भारत में शासन होता है अकबर का, लेकिन जब ये विलियम हॉकिंस आता है तो यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और उस समय शासक होता है जहांगीर। तो जहांगीर से कहाँ मिलता है? जहांगीर से आगरा में मिलता है। कहाँ मिलता है? कि आप लोग ऐड कर लीजिएगा। कहाँ मिलता है? आगरा में मिलता है। कहाँ मिलता है? आगरा में मिलता है। ठीक, जहांगीर से मिलता है आगरा में। उसके बाद क्या होता है? 1600, हम लोग 1600 के राजलेख की ही बात कर रहे हैं। तो 1600 के राजलेख के अंतर्गत कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया। कौन कौन सी? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण भी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है? आंग्ल भारतीय विधि संहिता, मतलब कि नियम कानून, ठीक है, के निर्माण व विकास की नींव जो है वो इसी एक्ट की देन है।
तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंग्ल भारतीय विधि संहिता का निर्माण व विकास किस अधिनियम की देन है? तो 1600 राजलेख की देन है। ठीक है। फिर इस कंपनी का सारा कार्य एक परिषद को सौंप दिया जाता है। जो कंपनी का सारा, जो कंपनी बनती है, इसका सारा कार्य किसको सौंप दिया जाता है? एक परिषद को सौंप दिया जाता है। ठीक है। इसमें गवर्नर जो होता है वो प्रमुख होता है और 24 लोग उसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो और क्या होता है इसमें? तो इसमें इस परिषद को क्या कहा जाता है? इस परिषद को, जो परिषद बनती है, इस परिषद को कहा जाता है गवर्नर व उसकी परिषद। क्या कहा जाता है? गवर्नर व उसकी परिषद। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने अपना पहला कार्य कहां से आरंभ किया? ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कंपनी ने अपना पहला कार्य कहां से आरंभ किया? तो सूरत से आरंभ किया था। कहां से आरंभ किया था? सूरत से आरंभ किया था। विलियम हॉकिंस के बारे में कई सारी चीजें और हैं, लेकिन वो हिस्ट्री का विषय है। जैसे वो आता है, जहांगीर से मिलता है, जहांगीर से बहुत ज्यादा जहांगीर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। फारसी भाषा का वो अच्छा ज्ञाता होता है। ठीक है। इंग्लिश बाबू की उपाधि उसे दी जाती है। वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो हिस्ट्री का विषय है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का पहला कार्य कहां से आरंभ होता है? सूरत से आरंभ होता है। फिर लोग आगे देखते हैं। फिर अभी हम लोगों ने देखा 1600 का राजलेख। अब देखते हैं 1726 का जो राजलेख है उसमें क्या हुआ। उसमें कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें हमको देख लेते हैं। तीनों प्रेसिडेंसियां कौन सी? बंबई, मद्रास और कलकत्ता। इनको नियम बनाने की शक्ति दे दी गई। अभी तक नियम बनाने की शक्ति जो थी वो इंग्लैंड में स्थित किसके पास थी? इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के पास थी। देखिए, चूंकि भारत में अंग्रेजों का अधिकार होता जा रहा था, तो हर चीज के लिए इंग्लैंड से नियम कानून बन के आए, यह आवश्यक तो नहीं है। तो इसके लिए थोड़ी सी शक्ति दे दी जाती है। किसको? प्रेसिडेंसी को। ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसियां उसकी परिषद को विध बनाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है। और पहले शक्ति किसके पास होती है? इंग्लैंड के निदेशक बोर्ड के पास होती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अगर प्लासी के युद्ध की बात न करें तो यह सही नहीं होगा। ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में, क्योंकि अंग्रेजों की जो वास्तविक नींव जो पड़ी थी, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से ही पड़ी थी। तो प्लासी के युद्ध में क्या होता है? 1757 में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है। और कंपनी ने या अंग्रेजों ने किसको? मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। जिससे क्या होता है? अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी के सारे अधिकार मिल जाते हैं। मैं आगे उन चीजों को आगे डिस्कस करूंगा आपसे। फिर क्या होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया। अंग्रेज की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? कौन सेनापति था? हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को। फिर क्या होता है? 1765 से लेकर 1772 तक के समय में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है? देखिए, जब आपको बंगाल पे अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को नियुक्त कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है दीवानी संबंधी सारे जो अधिकार थे वो अंग्रेजों को मिल गए द्वैध शासन के अंतर्गत। अब जो राजस्व संबंधी मैटर थे, जो धन से संबंधित मैटर थे, वो कौन डील कर रहा है? वो डील कर रहे हैं अंग्रेज। तो वास्तविक शक्ति किसके पास आ जाती है? अंग्रेजों के पास आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न बनता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। तो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट द्वारा क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाता है। किसका? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया जाता है। फिर क्या होता है? फिर प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? वारेन हेस्टिंग होता है। कौन होता है? वारेन हेस्टिंग होता है। आगे देखते हैं।
इसकी जो गवर्नर जनरल के कार्यों की मदद के लिए 4 सदस्यीय कमेटी होती है, 4 सदस्यीय समिति होती है, उसका निर्माण किया जाता है। और उसके सदस्य कौन होते हैं? फिलिप फ्रांसिस, क्लूवरिंग और मॉनसन और बर्नैल। ठीक है, ये उसके 4 सदस्य होते हैं। किंतु जो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है वो किसको होता है? जीजी मीन्स गवर्नर जनरल को। ठीक है, जैसे हम लोग लोकसभा में बात करें तो अगर जो मत पढ़ते हैं वैध मत, अगर टाई हो जाता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देने का अधिकार उसके पास होता है। ठीक है, वो आगे की बातें हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उन चीजों को देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? गवर्नर जनरल को होता है। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन अभी तक हमने देखा कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां अलग अलग थी। किंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आ जाने से बंगाल और मद्रास कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय माफ कीजिएगा, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर यही तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता कहीं आपको उच्च न्यायालय मिल जाएगा, तो उसकी स्थापना कब हुई? तो कब होती है? 1774 में होती है। कब होती है? 1774 में होती है। कुल 4 सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? एलिजा शाह इम्पे। अक्सर तक प्रश्न मिलता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश, कलकत्ता के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? एलिजा शाह इम्पे थे। ठीक है, और जो अन्य सदस्य कौन थे? हाइट थे, चैम्बर्स थे, हाइट थे और लिमिस्टर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे, अगर किसी चीज का जजमेंट दे देते थे तो इस जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप लोअर कोर्ट में कोई केस हार जाते हैं तो उसके लिए अपील कहाँ करते हैं? लोअर कोर्ट में हार जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय आते हैं। तो इसी तरह अगर किसी प्रकरण में इन्होंने कोई आदेश दे दिया तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ होती थी? अपील प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में होती थी। कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में होती थी। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल और उसकी समिति उत्तरदायी किसके लिए होती थी? ये अभी तक जो गवर्नर जनरल थे और उसकी 4 सदस्यीय समिति थी, ये किसके लिए उत्तरदायी होते थे? ये उत्तरदायी होते थे इंग्लैंड के स्थित निदेशक बोर्ड के लिए। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए स्थित निदेशक बोर्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार पर रोक लगा दी गई। ठीक है, कोई भी कर्मचारी क्या करता था? व्यापार स्टार्ट कर देता था। ठीक, तो इससे अंग्रेजों को राजस्व की हानि हो रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कोई भी अंग्रेज कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल कितना हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का होता था? 4 वर्ष का होता था। कुल सदस्य कितने होते थे? 24 सदस्य होते थे और 1/4 सदस्य जो होते थे उसके वो प्रतिवर्ष कार्य मुक्त हो जाते थे। अगर हम बात करें तो 24 होते थे, 24 का 1/4 तो 4 × 24 6। आशय ये है कि 6 सदस्य हर साल कार्य मुक्त हो जाते थे, इनकी जगह नए सदस्य आ जाते थे। पहले हम लोग प्री का एनालिसिस कर लेंगे। प्री परीक्षा के अंतर्गत जब हम लोग पॉलिटी का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग मेन सिलेबस के अंतर्गत पॉलिटी को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई क्वारी होती है तो कमेंट करिएगा और आप लोग एक काम और करिएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसके जो आगे का टॉपिक है उसके साथ में।